बच्चों नमस्कार। देखिए बच्चों, पेज नंबर 52 पर आपका लेसन है एन फ्रैंक की जो डायरी है उसके बारे में बता रहा था, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और इसका जो बच्चों पेज नंबर 52 के ऊपर जो डियरेस्ट किट्टी वाला जो पहला पैराग्राफ है ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। अब पढ़ा रहा हूं आपको मैं आगे वाला पैराग्राफ, देखना। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। इसमें एन फ्रैंक कहती है कि मैं अपनी गर्ल फ्रेंड्स यानी अपनी सहेलियों तथा माई सेल्फ यानी स्वयं अपने बारे में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं। आई एम नॉट सो वरीड, आई एम नॉट सो एंशियस, आई एम नॉट, मैं उतनी चिंतित नहीं हूं अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, अर्थात मैं अपनी सहेलियों तथा स्वयं मेरे बाबत, अर्थात मैं अपनी सहेलियों तथा स्वयं मेरे बाबत बेहद व्यग्र नहीं हूं, बेहद चिंतित नहीं हूं। वी शैल मेक इट। वी शैल मेक इट का मतलब होता है बच्चों वी शैल डू इट, हम तो इसे कर लेंगे। इट मीन्स देर इज नो प्रॉब्लम, वी शैल बी प्रोमोटेड टू द हायर क्लास, हम तो जो उच्चतर कक्षा है उसमें प्रोन्नत हो जाएंगे, उच्चतर कक्षा के लिए हमको प्रमोट किया जाएगा। वी आर एबल टू पास द स्टैंडर्ड, हम इस स्टैंडर्ड को, इस मानक को उत्तीर्ण करने में सक्षम है। इसका मतलब लड़की ये कहना चाहती है कि वह स्वयं तो इंटेलिजेंट है और साथ में उसकी जो सहेलियां गर्ल फ्रेंड्स हैं दे आर आल्सो इंटेलिजेंट एनफ टू पास द एग्जाम। जो परीक्षा है उसको पास करने के लिए वह तथा उसकी सहेलियां जो है वो पर्याप्त रूप से इंटेलिजेंट है, होशियार है, इसलिए उनको इस बारे में कोई चिंता नहीं है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एकमात्र विषय जिसके बारे में मुझे पूरा भरोसा नहीं है कि मैं पास हो भी जाऊंगी, दैट इज मैथ्स। वो कौन सा विषय है? वो गणित है। द ओनली सब्जेक्ट विच आई एम नॉट श्योर अबाउट, एकमात्र ऐसा विषय जिसके बारे में श्योर नहीं हूं, दैट इज मैथ्स, वो गणित है। इससे बच्चों पता चलता है कि गणित जो एक अपेक्षाकृत कठिन सब्जेक्ट है। गणित को जो अपेक्षाकृत क्या माना जाता है? मैथमेटिक्स इज कंसिडर्ड टू बी ए रादर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स को जो है हम अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन विषय मानते हैं, आंकड़ों का मामला है। एनीवे, खैर जो भी हो, एनीवे का मतलब होता है खैर जो भी हो। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, हमारे बस में क्या है? इंतजार। वी कैन ओनली वेट, वी कैन डू नथिंग, वी कैन डू नथिंग अदर देन वेट, यानी वेट को छोड़ करके, इंतजार को छोड़ करके, इंतजार के सिवा हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सिर्फ इंतजार हमारे हाथ में है। अंटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नोट टू लूज हार्ट, और तब तक हम एक दूसरे को ये कहते हुए समय गुजार सकते हैं कि दिल तोड़ने वाली कोई बात नहीं है, दिल टूटने वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब निराश न होने के लिए। नॉट टू लूज हार्ट का मतलब होता है बच्चों, नॉट टू लूज हार्ट का मतलब हुआ तब तक हम एक दूसरे को निराश न होने के लिए कह सकते हैं। टिल देन, तब तक वी कैन कंसोल ईच अदर, हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधा सकते हैं, हम एक दूसरे को धैर्य दे सकते हैं, एक दूसरे को सांत्वना दे सकते हैं। एंड वी कैन से ईच अदर, हम एक दूसरे से ये कह सकते हैं नॉट टू लूज हार्ट। नॉट टू लूज हार्ट का मतलब होता है निराश न होने के लिए। नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड, नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड, तब तक हम एक दूसरे को निराश न होने के लिए कह करके समय गुजार सकते हैं। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है। I get along pretty well with all my teachers. I get along pretty well का मतलब होता है बच्चों with all my teachers, यानी मेरे समस्त गुरुजनों के साथ में मेरी बहुत अच्छी पटती है, बहुत बढ़िया जो है मेरा बर्ताव है। I get along pretty well, यानी बहुत अच्छे से मेरी पटती है। किसके साथ? with all my teachers, यानी मेरे समस्त गुरुजनों के साथ में मेरा बड़ा अच्छा बर्ताव है और सभी लोगों के साथ में जो है मेरी बहुत अच्छी पटती है। there are 9 of them, विद्यालय के अंदर 9 टीचर्स आर देयर। विद्यालय में जो टीचर्स हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? विद्यालय में कुल टीचर्स जो है बच्चों 9 हैं। there are 9 of them, यानी विद्यालय में कुल मिला के 9 अध्यापक हैं। 7 men, उनमें से 7 पुरुष हैं, and 2 women, उनमें से 7 पुरुष है तथा 2 महिलाएं हैं। There are 9 teachers in total in the school, हमारे विद्यालय के अंदर कुल मिलाकर के 9 अध्यापक हैं। and out of them, और उनमें से and out of them 7 gents are there, यानी 7 तो उसमें से जेंट्स है, मैन हैं, and 2 women, 2 लेडीज, अर्थात 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीसिंग, ये जो है टीचर का नाम है। मिस्टर कीसिंग इज द नेम ऑफ द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये गणित के गुरुजी हैं, इनका नाम है श्रीमान कीसिंग। द ओल्ड फौजी, ये पुरानी फैशन के आदमी है, पुरानी फैशन। ओल्ड फौजी का मतलब होता है, देखो साइड में लिखा हुआ है एन ओल्ड फैशन पर्सन,
एक ऐसा आदमी जो पुरानी फैशन को फॉलो करता है, वन हु फॉलोज द ओल्ड फैशन, एक आदमी जो पुराने प्रचलन को फॉलो करता है, हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं क्या? ओल्ड फौजी। ओल्ड फौजी, देखो बच्चों क्या लिखा है, मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फौजी हु टीचेस मैथ्स। श्रीमान कीसिंग जो एक पुराने फौजी हैं, अर्थात पुराने फैशन के अंदर विश्वास करते हैं, ही टीचेस अस मैथमेटिक्स, वो हमको गणित पढ़ाते हैं, वो अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो युगों से मुझसे खफा थे। He was annoyed, he was angry with me. The teacher of mathematics was angry with me for ages. यानी जो गणित के गुरुजी हैं वो कई युगों से मुझसे खफा थे, अर्थात कई युगों से मुझसे नाराज थे। annoy with का मतलब होता है बच्चों annoy with का मतलब होता है angry with। बोर्ड की तरफ देखना, एंग्री और विद, ये हो गया एंग्री विद। इसको बोलते हैं बच्चों अनॉयड विद। यहां जो समझाने वाली बात आपको दरअसल जो है वो ये है, देखना, ये जो अनॉय शब्द होता है बच्चों, इधर देखो, एंग्री विद ए पर्सन, एंग्री विद ए पर्सन, एंग्री विद ए पर्सन, और नीचे देखना एंग्री एट समथिंग, एंग्री एट समथिंग। जानते हो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हो तो एंग्री के बाद में विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जब आप किसी बात के ऊपर नाराज होते हो तो एंग्री के बाद में एट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि आई एम एंग्री एट यू, गलत, आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज हूं बिकॉज यू आर ए पर्सन। आई एम एंग्री एट योर इंसोलेंस, आई एम एंग्री एट योर इंसोलेंस का मतलब मैं तुम्हारी बदतमीजी से खफा हूं, मैं तुम्हारी जो अशिष्टता है, तुम्हारी बदतमीजी है, उससे नाराज हूं। एंग्री विद ए पर्सन होता है, एंग्री एट समथिंग होता है। जब आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो एंग्री शैल बी फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन विद, और जब आप किसी मुद्दे पर किसी बात को लेकर के नाराज होते हैं तब एंग्री शैल बी फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन एट। ऐसी परिस्थिति में आपको एंग्री प्रीपोजिशन के बाद में किसका प्रयोग करना चाहिए? एट का। अच्छा बच्चों इधर देखना, एक शब्द है एंग्री, जानते हो एंग्री यानी नाराज होता है। दूसरा आपकी किताब में आया अनॉयड, अनॉयड का मतलब भी नाराज या खफा होता है। और तीसरा शब्द है बच्चों फ्यूरियस, ये देखो फ्यूरियस का मतलब भी नाराज होता है, क्रुद्ध। ऑल दीज थ्री वर्ड्स आर द सिनोनिम्स। ये जो तीनों शब्द बताए हैं बच्चों मैंने, ये तीनों शब्द पर्यायवाची शब्द, एंग्री मानी क्रुद्ध, क्रोधित। अनॉयड का मतलब भी वैसा ही है। और फ्यूरियस, FURY, फ्यूरी मानी क्रोध होता है, और फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित, फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित। ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स। आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है, द ओल्ड फौजी यानी जो श्रीमान कीसिंग हैं, द ओल्ड फौजी जो एक पुरानी फैशन में विश्वास करने वाले सर हैं, हु टीचेज मैथ्स, वो हमको गणित पढ़ाते हैं, वो अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो युगों से मुझसे नाराज थे। युगों का मतलब कई युगों से तो क्या होंगे, दरअसल इसमें क्या है, हाइपरबोल है, अतिशोक्ति अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार का मतलब ये होता है बच्चों कि जब किसी बात को हम बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं, जब हम किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं तो उसको हिंदी में अतिशोक्ति अलंकार तथा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, तब आप उसको हिंदी में अतिशोक्ति अलंकार तथा अंग्रेजी में हाइपरबोल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों उसको हाइपरबोल। बात को समझना, दो तीन काम की बातें बता रहा हूं। पहली बात तो बच्चों ये है, देखना, हाइपरबोल। हाइपरबोल इज द नेम ऑफ ए फिगर ऑफ स्पीच। हाइपरबोल एक अलंकार का नाम है। और बच्चों इसको हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, देखना, अतिशयोक्ति। काम की बात जो है बच्चों वो ये है कि मैंने जो हिंदी में अतिशयोक्ति लिखा है ये अशुद्ध लिखा है। इसको शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको शुद्ध करने के लिए इस को पूरा करना पड़ेगा। अतिशय प्लस उक्ति बराबर अतिशयोक्ति। आप कहते हो कि हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग और लंका सारी जरी गई, गई निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी, बल्कि हुआ यह कि पूरी लंका जल गई। यहां बात को बड़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए इसको हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण माना जाता है। इंग्लिश में एक एग्जांपल देता हूं आपको, लिखें आप, बेलिंडा स्माइल्ड। देखो बच्चों क्या लिखा है मैंने, बेलिंडा स्माइल्ड, यानी बेलिंडा मुस्कुराई। एंड ऑल द वर्ल्ड इज गे। गे का मतलब होता है बच्चों खुशी से झूम उठना। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड इज गे। GAY लिखा मैंने लास्ट में। GAY गे मानी होता है प्रसन्न, मुदित हो जाना। मुदित का मतलब प्रसन्नता से झूम उठना। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड इज गे का मतलब होता है बेलिंडा मुस्कुराई और सारी दुनिया झूम उठी।
बेलिंडा मुस्कुराई और सारी दुनिया झूम उठी। इसमें बात को बड़ा चढ़ाइए कहा गया है, इसलिए इसको किसका एग्जाम्पल माना जाएगा? दिस शुड बी कंसिडर्ड टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। इसको हाइपरबोल या अतिशोक्ति का उदाहरण माना जाएगा। यहां पर देखो ये लड़की कहती है कि, क्या कहती है लड़की? ये जो एन फ्रैंक है वो कहती है कि और मैथ्स टीचर वाज एंग्री विद मी और अनॉयड विद मी फॉर एजेस। गणित के गुरुजी मुझसे कई युगों से नाराज थे, गणित के सर मुझसे कई युगों से नाराज थे। इसका मतलब है वो बात को बड़ा चढ़ाई करी है, गणित के गुरुजी मुझसे नाराज कब से थे? फॉर ए लॉन्ग टाइम। गणित के गुरुजी लंबे समय से, बड़ी मुद्दत से मुझसे नाराज थे। गणित के गुरुजी बड़ी मुद्दत से मुझसे खफा थे। आगे देखना क्या लिखा है। फॉर एजेस बिकॉज, क्यों नाराज थे वो? बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, बिकॉज आई टॉक्ड टू मच इन द क्लास, क्योंकि मैं कक्षा में बहुत बकबक करती थी। टॉक का मतलब जानते हो? बहुत ज्यादा बोलना। ये लड़की कहती है कि मैं कक्षा में बहुत ज्यादा बोलती थी, बहुत ज्यादा बकबक करती थी, इसलिए गणित के गुरुजी मुझसे बेहद खफा थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, आफ्टर मैनी वार्निंग्स, कई बार चेतावनी देने के बाद, गणित के गुरुजी ने मुझे कई बार चेतावनी दी, लड़की फालतू नहीं बोलेगी, कम बोलेगी, ज्यादा नहीं बोलेगी। ही गेव मी सो मेनी वार्निंग्स। गणित के गुरुजी ने मुझे कई बार वार्निंग दिया, लेकिन मैं अपनी हरकत से बाज नहीं आई, परंतु मैं अपनी हरकत से बाज नहीं आई। द गर्ल इज ए कैप्रिशियस वन। लड़की चंचल है, चंचला है। द गर्ल इज ए कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का मतलब चंचल होता है। द गर्ल इज ए कैप्रिशियस वन। ये जो बालिका है ये बड़ी चंचला है। तो ये गुरुजी बार बार उसको वार्निंग दे रहे हैं कि बेटी ऐसी ऐसी बात है, तुमको इस तरीके से फालतू ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, फिर भी वो नहीं मानी और अंत तो गत्वा गुरुजी ने परेशान होकर उसको पता क्या दे दिया? अंत तो गत्वा गुरुजी ने परेशान होकर के उसको दंड स्वरूप चैटर बॉक्स, यानी एक बातूनी लड़की, चैटर बॉक्स का मतलब एक बातूनी नाम का जो टाइटल है उसके ऊपर निबंध लिखने के लिए दे दिया। यही तेरी सजा है। Since you are a chatterbox, since you are a loquacious girl, you are a talkative girl, तुम एक बातूनी, एक वाचाल लड़की हो, इसलिए तुम्हारी यही सजा है कि एक वाचाल के ऊपर तुमको ऐसे लिख करके लाना। देखो क्या हुआ आगे देखना। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई बार वार्निंग देने के बाद, ठीक है, कई बार जो है चेतावनी देने के बाद, he assigned me, he gave me, he assigned me extra homework, उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया। लेकिन मैंने क्या किया? लड़की होशियार थी पढ़ने में, तो उसने जो एडिशनल होमवर्क था, जो एक्स्ट्रा होमवर्क था, उसको भी समय पर करके गुरुजी को चेक करा दिया। लो गुरुजी अब आगे क्या होता है देखो। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, ऐसे दिया गया उसको एक इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विषय के ऊपर उसको एक निबंध दिया गया, एक चैटर बॉक्स। ये चैटर बॉक्स का मतलब बताया बातूनी, टॉकेटिव, जो बहुत बोलता है, बहुत बोलती है, इसको बोलते हैं लोक्वाशियस। तो जो लोक्वाशियस शब्द है, जो चैटर बॉक्स शब्द है, इसके ऊपर लिखने के लिए उसको एक निबंध दे दिया गया, ये चैटर बॉक्स। What can you write about that? लड़की के दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ, लड़की के दिमाग में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि गुरुजी ने मुझे टॉपिक तो दे दिया है, गुरुजी ने मुझे टॉपिक तो दे दिया है, और टॉपिक का नाम क्या है? चैटर बॉक्स। बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट, परंतु समस्या यह है कि व्हाट शुड वन राइट ऑन दिस टॉपिक? एक आदमी इस विषय के ऊपर क्या लिखे? ये विषय कैसा है? ये विषय तो बड़ा अजीब सा विषय है। तो देखो चैटर बॉक्स, व्हाट यू कैन राइट अबाउट दैट, आप उसके बारे में क्या लिख सकते हो? ठीक है, आगे लिखा बच्चों, देखो आई और आगे अपोस्ट्रोफी कोमा और डी। प्रश्न यह है कि इसको आई हेड पढ़ूं या आई वुड पढ़ूं? इसको आई हेड तो मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसको आई हेड पढ़ूंगा तो इसकी आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, नहीं आ रही है, वरी आ रही है। इसको मुझे वुड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल, वुड एक मॉडल है, और मॉडल की सबसे बड़ी खास बात यह होती है बच्चों कि उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझाने वाली बात यह है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आई अपोस्ट्रोफी कोमा एंड देन डी, आई अपोस्ट्रोफी कोमा एंड देन डी। इसको आई हेड भी पढ़ा जा सकता है, इसको आई वुड भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन बच्चों आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, आगे वेर इन्फिनिटिव आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको इसे मॉडल मानना पड़ेगा। और देखो बच्चों क्या पढ़ूंगा मैं इसको? मैं इसे पढ़ूंगा आई वुड वरी अबाउट दैट, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। मैं इसकी परवाह बाद में करूंगी। आई वुड वरी, अपन कहते हैं डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई वुड वरी, मैं चिंता करूंगी, अबाउट दैट, उसके बारे में, लेटर यानी बाद में। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, में उसकी बाद में चिंता करूंगी या उसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने तय किया, मैंने ये फैसला किया कि ये जो भी बात है गुरुजी ने दे दिया, साहब चैटर बॉक्स के ऊपर लिखो। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट ऑन दिस टॉपिक, और इस टॉपिक के ऊपर लिखना बेहद मुश्किल है, बट नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने तय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपने अभ्यास पुस्तिका में गुरुजी के द्वारा दिया हुआ जो टॉपिक था उसको टिप लिया। टिप लिया का मतलब लिख लिया। झट से लिख देने को हिंदी में टिपना कहते हैं, झट से लिख देने को हिंदी में टिपना कहते हैं। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, आई जोटेड डाउन दैट टाइटल इन माय नोटबुक, मैंने अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर उस टाइटल या उस टॉपिक को जो है, वो जो शीर्षक है, उस शीर्षक को मैंने तुरंत से झट से टिप लिया। टक्ड इट इन माय बैग, और मैंने इसको अपने थैली में रख दिया।
और इसे मैंने अपने थैले में रख दिया, एंड पुट इट इन माई बैग, और मैंने इसको अपने थैले में रखा, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, एंड ट्राई टू बी क्वाइट, और मैंने चुप रहने का प्रयत्न किया, एंड आई मेड एन अटेम्प्ट टू बी क्वाइट, और मैंने खामोश रहने का यत्न किया, मैंने खामोश रहने का प्रयास किया। आइए बढ़ाएं। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब मैं अपना बाकी गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी। REST, रेस्ट शब्द को अंडरलाइन करो। रेस्ट का मतलब तो बच्चों आप जानते हो, आराम करना होता है। क्या क्या कर रहे हो? रेस्ट कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? रेस्ट कर रहा हूं का मतलब यह हुआ कि आराम कर रहा हूं, परंतु रेस्ट का मीनिंग बच्चों बाकी होता है, शेष होता है। गणित की भाषा में बोलते हैं, एक शब्द आता है रिमाइंडर। आप किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, और लास्ट में क्या आता है? इधर भाज्य के बाद जे, और लास्ट में क्या, लास्ट में जो है शेषफल, तो शेषफल बचता है, उसको आप बच्चों रिमाइंडर कहते हैं, और इतिहास की लैंग्वेज में अवशेष कहते हैं। रिमेन्स ऑफ हड़प्पा एंड इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता जो है उसके रिमेन्स माने उसके जो अवशेष। यहां जो रेस्ट शब्द है बच्चों, इसका मतलब बाकी है, शेष है। देखो क्या लिखा है, बात को समझना। दैट इवनिंग, उस शाम को, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, देखो बच्चों यहां मैंने आई अपोस्ट्रोफी कोमा डी को मैंने आई वुड नहीं पढ़ा, नोट करो। यहां मैंने इसको आई वुड नहीं आई हेड पढ़ा, क्योंकि आगे फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। बात समझ में आ गई होगी। आई के बाद अगर अपोस्ट्रोफी कोमा तथा डी लिखा हुआ है बच्चों, तो वो आई वुड भी हो सकता है, वो आई हेड भी हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके बाद आने वाला शब्द क्या है। अगर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है देन दैट इज हेड, और अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है देन दैट इज वुड। बात समझ में आ गई होगी। आइए देखना। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब मैं अपना शेष गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी, द नोट अबाउट द एशे कॉट माई आई, तभी क्या हुआ बच्चों? तभी ये हुआ दरअसल कि निबंध के बारे में लिखे हुए नोट के ऊपर, निबंध के बारे में लिखी हुई टिप्पणी के ऊपर मेरी क्या हुई? मेरी दृष्टि पड़ी। या कॉट माई आई का मतलब होता है ड्रू माई अटेंशन। द नोट अबाउट द एशे ड्रू माई अटेंशन, एशे के बारे में जो मेरी नोटबुक में नोट लिखा हुआ था, जो टिप्पणी लिखी हुई थी, इसने मेरे ध्यान को क्या किया? इसने मेरा ध्यान आकर्षित किया, इसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। इट ड्रू माई अटेंशन, इसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। आगे देखो बच्चों। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने इस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने कई बार समझाया, थिंक अबाउट और थिंक ऑफ बोथ आर राइट। थिंक अबाउट एंड थिंक ऑफ बोथ आर राइट। जैसे मैंने आपको कहा कि once there was a crow, it was very thirsty, it went there here and there in search of water, it thought of a plan। यहां बच्चों thought about नहीं आया, it thought of a plan, इसने एक प्लान के बारे में सोचा। it thought of a plan, it thought about a plan, both are right। think about and think of both are right। बात को आगे बढ़ाना है अपने को। I began thinking about the subject, मैंने इस विषय के बारे में सोचना शुरू किया, while chewing the tip of my fountain pen। ये बच्चों फाउंटेन पेन है, इसका टिप है। इस टिप को मुंह में चबाते हुए या इसको मुंह में लेते हुए, समझ गए आप? छोटे बच्चों की आदत क्या होती है कि पेन को कई बार अपने मुंह में लेते हैं, कई बार अंगुलियां चटकाते रहते हैं, है ना। इस तरीके की वो क्या है कि सोचते हुए, चिंतन करते हुए कई बार जो है लिखते रहते हैं, पांव हिलता रहता है ना। तो लड़की कहती है कि च्यूइंग का मतलब चबाना होता है। च्यूइंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसका मतलब तंबाकू चबाना सेहत के लिए हानिकारक है। लड़की कहती है कि च्यूइंग द टिप ऑफ माय फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन के टिप को या उसकी नोक को अपने मुंह में चाबते हुए, अपने मुंह में चबाते हुए मैंने क्या किया? आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द टॉपिक, आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द टाइटल, मैंने टाइटल के बारे में सोचना शुरू किया। आगे की बात करने के लिए बच्चों हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे।
देखा आपने, यहां तक की बात हमारे बीच में हुई थी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, देखो बच्चों ये सेंटेंस वैसा है, कैसा? द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब सुनो, उल्टा कर रहा हूं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। इसका मतलब यह हुआ बच्चों की पास्ट में जब दो काम होते हैं तो जो काम अपेक्षाकृत पहले होता है वह हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आता है, अर्थात वह पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। जो काम अपेक्षाकृत बाद में होता है वह वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। समझ में आ रही होगी बात आपकी, है ना? तो आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में जरूर आएगी। आगे देखो, आप आगे लिखा है कि दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क, उस शाम को जब मैं अपना बाकी गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी, उसके पश्चात, आफ्टर यानी उस शाम को मेरा बाकी गृह कार्य समाप्त कर चुकने के पश्चात, द नोट अबाउट द एशे कोट माई आई, अर्थात उस एशे के बारे में मेरी डायरी के अंदर जो टिप्पणी लिखी हुई थी, मेरी नोटबुक के अंदर जो टिप्पणी लिखी हुई थी, दैट अट्रैक्टेड या दैट ड्रू माई अटेंशन, ने मेरे ध्यान को आकर्षित किया, ने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। आगे देखो, आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, यानी मैंने अपने फाउंटेन पेन की नोक को या उसके अग्रभाग को मुंह से चबाते हुए या उसको मुंह में लेते हुए उस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू किया, उस टॉपिक के बारे में मैंने मेडिटेट करना, चिंतन करना शुरू किया। ये बढ़े, एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी आदमी फालतू की इधर उधर की बातें लिख सकता था। रैम्बल ऑन का मतलब होता है बच्चों उल जलूल बातें लिखना। कौन सी बातें लिखना? उल जलूल। उल जलूल का मतलब अनर्गल, व्यर्थ की बातें जो है। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, एनीवन कुड रैम्बल ऑन, अर्थात कोई भी उल जलूल बातें लिख सकता था। एंड लिव बिग, खूब खाली खाली जगह छोड़ सकता था, अर्थात खुला खुला लिख करके जल्दी से एक पन्ना भर सकता था। एक पन्ना ही तो लिखना है, ये उल जलूल बातें लिखो और मोटे मोटे लिखो। और सुनो, एक शब्द तथा जो दो शब्द हैं, बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में खूब बड़ा बड़ा स्पेस दो। इस तरीके से क्या 4-5 सेंटेंसेस के अंदर जो है पूरे के पूरे पन्ने को भरा जा सकता था। परंतु लड़की होशियार है, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कुछ अच्छा लिखूं, कुछ दमदार लिखूं, ऐसा कुछ लिखूं जो कुछ असरदार लिखूं। कैसा लिखूं? कुछ अच्छा लिखूं, कुछ दमदार लिखूं तथा कुछ असरदार लिखूं, ये उसके दिमाग में था। देखो आगे क्या लिखा, एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी आदमी उल जलूल बातें लिख सकता था। एंड लिव बिग स्पेसेस, और खूब खाली जगह छोड़ सकता था। बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन का मतलब बच्चों दो शब्दों के बीच में जो जगह होती है, इसलिए बिटवीन है। समझ में आ रही है? दो शब्दों के बीच में जो जगह है, दो के लिए बिटवीन आता है तथा दो से ज्यादा के बीच में एमोंग आता है। दो के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है तथा दो से ज्यादा के लिए एमोंग का प्रयोग होता है। आइए बढ़ाओ, बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वाज टू कम अप, परंतु चालाकी तो इसमें थी। बट द क्लेवरनेस लाइज इन द फैक्ट दैट, परंतु चालाकी तो इस तथ्य में नहीं था कि आई शुड कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, मैं किसके साथ निकलूं? मैं फ्लाइंग कलर्स के साथ में जो है फतेह करके बाहर निकलूं। फ्लाइंग कलर्स के साथ में देखो, आई शुड कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब युक्ति युक्त तर्कों के साथ, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब युक्ति युक्त तर्कों के साथ, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। परंतु बुद्धिमानी तो इसमें थी, परंतु चालाकी तो इसमें थी या चतुराई तो इसमें थी कि मैं बोलने के मतलब जो बातचीत करना है, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी बोलने की जरूरत या बोलने की आवश्यकता को साबित करने के लिए युक्ति युक्त तर्कों के साथ फतेह करके बाहर निकलूं। बात समझ में आ रही है? कमअप का मतलब किसी समस्या से उभरना होता है। ये समस्या आ गई है, गुरुजी ने एक समस्या दे दी है और यूं झट करके रैम्बल ऑन, उल जलूल बातें करके, शब्दों के बीच में गैप दे करके, स्पेस दे करके पन्ने को भरना, ये कोई विजय थोड़ी है। विजय तो इसमें है, जीत तो इसमें है क्या कि मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड गिव कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, मुझे युक्त तर्क देने चाहिए, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और उसके अंदर में बातचीत करना या बोलने की जो जरूरत है, उस जरूरत को साबित करने के लिए मुझे युक्त तर्कों के साथ में क्या करना चाहिए? आई शुड कम अप विद, अर्थात इसके साथ में क्या करना चाहिए? मुझे विजय प्राप्त करनी चाहिए। यानी जो बुद्धिमानी या चतुराई तो इसमें है, चतुराई तो इसमें थी कि मैं युक्त तर्कों के साथ में बोलने की आवश्यकता को साबित करते हुए फतेह करके बाहर निकलूं। आई थॉट एंड थॉट का मतलब बच्चों मैंने सोचा और सोचा, ये नहीं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग यह है मैं सोचती रही और सोचती रही। अब आपके दिमाग में यह सवाल पैदा हो सकता है कि सर सोचती रही तो तब आना चाहिए था ना जब इसके अंत में आईएनजी जुड़ा हुआ होता। आई केप्ट ऑन थिंकिंग एंड थिंकिंग, मैं सोचती रही और सोचती रही, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसका अनुवाद वैसा कर रहा हूं। उसकी वजह दरअसल बच्चों ये है कि जब मैं आपको ये कहता हूं कि
मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूं, मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूं, बात को समझना। इसकी इंग्लिश बच्चों में ये नहीं बनाऊंगा आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, ये इंग्लिश नहीं बनेगी। हालांकि हिंदी अनुवाद तो यही होगा कि मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूं, परंतु जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जब आप इसको इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, तब आपको कहना चाहिए आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। बात दरअसल ये है बच्चों, ये जो वर्ब है इस वर्ब का संबंध ज्ञानेंद्रियों से है, और ये जो वर्ब है इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, अर्थात इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। अगर हुआ है तो उसे काट करके उसी टेंस के इंडेफिनिट टेंस में बदल देना चाहिए। ऐसी ही वर्ब ये है, कौन सी? थिंक, थिंकिंग नहीं होता, ठीक है। थिंक भी एक ज्ञानेंद्रिय संबंधित क्रिया है, इसका प्रयोग सामान्यतः कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, परंतु अनुवाद करते समय आप कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। तो बच्चों क्या लिखा है इसमें? करना चाहिए प्रसंग के अनुसार। आई थॉट एंड थॉट का मतलब होता है आई केप्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग। अब आपको भी सर यहां थिंकिंग क्यों आ रहा है? यहां थिंकिंग जिरंड के रूप में आ रहा है। यहां पर जो जिरंड है, जिरंड फॉर्म के अंदर तो आपको पता है जिरंड तो एक प्रकार का नाउन होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखना, आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही और सोचती रही, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, एंड सडनली और अचानक आई हैड का मतलब क्या हुआ? आई गॉट एन आइडिया, और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार सूझा, और अचानक मुझे एक ख्याल आया, और अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया होगा? आगे देखिए, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया एंड ऑल ऑफ ए सडन आई हैड एन आइडिया स्ट्रक मी। स्ट्रक का मतलब होता है मेरे दिमाग में जैसे आसमान में बिजली कौंधती है, ऐसे मेरे जो मगज का मस्तिष्क है, सॉरी मेरे मगज का जो क्षितिज है, उस क्षितिज के ऊपर बच्चों क्या हुआ? उसके ऊपर अचानक एक विचार, एक ख्याल मेरे दिमाग में आया। देखो, आई रोट द 3 पेजेस, मैंने वो सारे 3 पेज लिख डाले, मैंने वो 3 पृष्ठ लिख डाले। दैट इसमें अंडरस्टूड दैट मिस्टर कीसिंग हैड डिजाइन्ड मी, जो श्रीमान कीसिंग ने मुझे सुपुर्द किया था। श्रीमान कीसिंग ने मुझे 3 पृष्ठों का जो होमवर्क सुपुर्द किया था, वो सारे के सारे 3 पन्ने मैंने लिख डाले। एंड आई वाज सेटिस्फाइड एंड आई वाज कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सेटिस्फाइड का मतलब कंटेंट ही होता है। ये देखो, एंड आई वाज सेटिस्फाइड का मतलब होता है एंड आई वाज कंटेंट। आप कहोगे साहब कंटेंट तो विषय वस्तु को कहते हैं, पर बच्चों कंटेंट यानी संतुष्ट भी होता है। कंटेंट यानी क्या होता है? आई एम कंटेंट विद योर आर्ग्यूमेंट्स, मैं आपके तर्कों से संतुष्ट हूं। आई एम सेटिस्फाइड विद योर बिहेवियर, मैं आपके बर्ताव से संतुष्ट हूं। सेटिस्फाइड एंड कंटेंट आर सिनोनिम्स। ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों सिनोनिम्स हैं। आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। आई रोट द 3 पेजेस, देखो 3 पेजेस के आगे दायरा है, क्यों? क्योंकि आगे क्लॉज जुड़ा हुआ है। मैंने वो 3 पन्ने लिख डाले, दैट वर असाइन्ड टू मी बाय मिस्टर कीसिंग, द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, जो गणित के गुरुजी श्रीमान कीसिंग के द्वारा मुझे सुपुर्द किए गए थे। वो सारा का सारा गृह कार्य मैंने निपटा दिया। आई आर्ग्यूड दैट, और मैंने तर्क दिया। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने ये तर्क दिया कि, क्या तर्क दिया? टॉकिंग इज ए स्टूडेंट स्ट्रेट, मैंने मेरे निबंध के अंदर ये तर्क दिया कि बोलना तो एक विद्यार्थी का लक्षण होता है। टॉकिंग इज अ स्पेशल फीचर, टॉकिंग इज ए फीचर ऑफ ए स्टूडेंट, अर्थात बातचीत करना तो एक विद्यार्थी का लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये उसकी विशेषता है। ये कोई बुरी बात थोड़ी है। बोलना एक विद्यार्थी की खासियत है, एक विद्यार्थी की विशेषता है। ये मैंने तर्क दिया है दैट, और यह है कि, और मैंने ये तर्क दिया कि आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैंने ये तर्क दिया कि आई शुड ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं अपनी इस आदत को नियंत्रणाधीन रखने के लिए भरसक प्रयास करूंगी। I should try my best to keep this habit of mine. I should try my best to keep this habit of mine under control. मैं अपनी इस आदत को अंडर कंट्रोल, या मैं अपनी इस आदत को नियंत्रणाधीन रखने के लिए भरसक प्रयास करूंगी। अंडर कंट्रोल होता है बच्चों, अंडर प्रोबेशन होता है, अंडर रिपेयर होता है, अंडर सुपरविजन होता है। कोई काम अगर मान लो पर्यवेक्षण चल रहा है, हम कहते हैं अंडर सुपरविजन। अंडर रिपेयर होता है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। दिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग कैसी है? ये निर्माणाधीन है, निर्माण प्लस अधीन। ये दिस ब्रिज इज अंडर रिपेयर, ये जो पुल है ये पुल मरम्मताधीन है। मरम्मत हो रही है इसकी, ये मरम्मताधीन है। अंडर प्रोबेशन, उसी तरीके से अंडर सुपरविजन और अंडर कंट्रोल। मैं नियंत्रणाधीन या कंट्रोल के अंदर अपनी आदत को रखने का प्रयास करूंगी। बट दैट, परंतु मैंने साथ में ये तर्क भी दिया कि, परंतु यह है कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, परंतु मैं अपने आप को इस आदत से कभी आजाद नहीं कर पाऊंगी। आई शैल नेवर बी एबल टू फ्री माई सेल्फ ऑफ दिस हैबिट, परंतु मैं इस आदत से अपने आप को कभी क्योर माने इलाज करना होता है, कभी भी मैं इस रोग से अपना इलाज नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि ये जो बीमारी है ना बच्चों, मेरे ज्यादा बोलने की जो बीमारी है,
ये तो आनुवंशिक है, मेरी मम्मी को भी थी, मेरी मम्मी भी बहुत बकबक करती थी, अगर मुझसे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना बकबक जरूर करती थी जितना कि मैं स्वयं करती हूं, इसलिए ये बीमारी तो आनुवंशिक है। जब मम्मी बहुत बोलती थी तो पक्का मुझे भी क्या करना पड़ेगा, मैं भी जो है थोड़ा बहुत तो बोलूंगी, लड़की क्या करिए। बट दैट, परंतु यह कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, मैं अपने आप को इस आदत से कभी आजाद नहीं कर पाऊंगी। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। देखो क्या लिखा है, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, अगर ज्यादा नहीं, अगर अधिक नहीं तो मेरी मदर या जो मेरी मम्मी है वह भी उतनी ही बातें करती थी जितनी बातें की मैं करती हूं, अगर मुझसे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतनी बातें मेरी मम्मी भी करती थी जितनी बातें मैं करती हूं। इसलिए क्या है, एंड दैट, और यह कि देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और मैंने ये तर्क दिया कि आप आनुवंशिक विशेषताओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कांट डू मोर, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू मोर अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी ऐसे गुण जो आपको विरासत में मिले हैं, पैतृक विरासत में मिले हैं, आनुवंशिक जो गुण हैं, उन आनुवंशिक गुणों के बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे तर्क मैंने मेरे निबंध में लिखे। गुरुजी के पास जब निबंध गया तो गणित के गुरुजी उस निबंध को पढ़कर के पहले तो खुलकर हंसे। देखो क्या लिखा है, मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ, श्रीमान कीसिंग खुलकर हंसे एट माई आर्ग्यूमेंट्स, श्रीमान कीसिंग मेरे तर्कों के ऊपर खुलकर हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, परंतु जब अगले पाठ के दौरान भी मैंने पूर्ववत बोलना जारी रखा, परंतु अगले पाठ के दौरान भी जब मैंने पूर्ववत का मतलब होता है एज इट इज का मतलब होता है जो मेरा पूर्व बर्ताव जैसा था, तो जब मैंने अगले पाठ के दौरान भी पूर्ववत बोलना जारी रखा तो क्या हुआ, फिर गुरुजी का दिमाग खराब हो गया। एंड ये साइंड भी ऐसे, और उन्होंने मुझे एक दूसरा निबंध दे दिया, दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी, और इस बार ये जो निबंध था बच्चों, ये इस निबंध का टाइटल था, एंड दिस टाइम दिस वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकोरिजिबल चैटरबॉक्स। इस बार मुझे जो निबंध दिया गया बच्चों, वो निबंध क्या था, इनकोरिजिबल का मतलब जिसे सुधारा नहीं जा सके, असुधार्य, एक असुधार्य वाचाल, एक असुधार्य बातुनी, इस विषय के ऊपर अगली बार मुझे लिखने के लिए निबंध दे दिया गया। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसे भी लिख कर दे दिया। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको भी लिख करके समय रहते मैंने उसे भी लिख करके दे दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और पूरे 2 पाठों तक श्रीमान कीसिंग के पास शिकायत करने के लिए या ओड़मा देने के लिए कुछ भी नहीं था, उल्हाना देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। देखो क्या लिखा है, आई हैंडेड इट इन, मैंने उसे भी लिख करके दे दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और अगले 2 पाठों तक, और अगले पूरे 2 पाठों तक श्रीमान कीसिंग के पास में शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। शिकायत करने का कोई बहाना ही नहीं था, क्या शिकायत करते, आप व्यवहार, खैर परंतु जो भी है, ड्यूरिंग द 3rd लेसन अब आ गया 3रा पार्ट। 2 पार्ट तो निकल गए क्योंकि उनके पास में शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था। दैट्स व्हाई ही कुड कंप्लेन फॉर नथिंग, इसलिए वो किसी भी बात के लिए शिकायत नहीं कर सके। बट एट लास्ट, परंतु अंततोगत्वा द 3rd लेसन केम, 3रा लेसन आ गया। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, परंतु 3रे पार्ट के दौरान ही फाइनली, हेड आ रहा बच्चों, वर्ब की 3rd फॉर्म है हेड, इसलिए इसको क्या बोलना पड़ेगा, इसको भी मुझे हेड ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द 3rd लेसन, 3रे पार्ट के दौरान, ही हैड फाइनली हैड एनफ, अंडरलाइन करो, ही हैड फाइनली हैड एनफ का मतलब होता है पानी उसके सर से गुजर गया था, अर्थात उससे और अधिक न सहा गया। ही कुड नॉट बेयर, ही कुड नॉट टॉलरेट मोर, ही कुड नॉट टॉलरेट एनी लॉन्गर, अब वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए। समझ गए, 2 पार्टों तक तो उन्होंने मेरी गलती माफ कर दी क्योंकि मैं होशियार लड़की थी, परंतु 3रा पार्ट आते आते क्या हुआ, उनके सब्र का जाम छलक गया, उनके धैर्य की सीमा जाती रही, और क्या हुआ, ही कुड नॉट टॉलरेट एनी लॉन्गर, और वो उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए। एंड फ्रैंक, उन्होंने कहा, एंड फ्रैंक, सुनो, एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कक्षा में बकबक करने के दंड स्वरूप, एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, कक्षा में फालतू बोलना, कक्षा के अंदर बार बार बोले जाने के दंड स्वरूप, एज ए पनिशमेंट का मतलब दंड स्वरूप, सजा के रूप में, कक्षा में बार बार बोलने के दंड स्वरूप, राइट एन एसे एंटाइटल्ड, एक निबंध लिख के लाना, राइट एन एसे एक निबंध लिख के लाना, एंटाइटल्ड, और इसका शीर्षक क्या होगा, क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चटरबॉक्स। इस बार क्या टाइटल दे दिया कि कुमारी बातूनी बोली, सेड यानी बोली, मिस्ट्रेस यानी कुमारी, और चटरबॉक्स का मतलब क्या होता है, बातूनी। कुमारी बातूनी बोली
क्वेक 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 का मतलब होता है बच्चों कां कां कां, ये बतख की आवाज है। यानी कुमारी बातुणी बतख जो है वो काऊ 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 करके कां 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 करके बोली। इस बिंदु के ऊपर, इस टाइटल के ऊपर एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, कक्षा के अंदर बहुत ज्यादा बोल दें कि दंड स्वरूप जो क्या करना तुम, यू राइट एन एसे ऑन दिस टॉपिक, यू विल हैव टू राइट एन एसे ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर तुमको एक एसे लिखना पड़ेगा। देखो बच्चों ये जो चैप्टर जो क्वेक 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 है, क्वेक का मतलब बताया आपको कां कां कां, ये बतख की आवाज होती है। किसकी आवाज होती है? बतख की आवाज होती है। परंतु देखो बोर्ड की तरफ देखना, आप काम की बात बता रहा हूं, ये बहुत काम की बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। क्वेक का मतलब होता है बच्चों ये, इसका उच्चारण शय शंकर वाला होगा, चय नहीं होगा। शार्लेटन शब्द सुना आपने? शार्लेटन, शार्लेटन क्या होता है? क्वेक, क्वेक का मीनिंग शार्लेटन होता है। व्हेन दिस वर्ड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ए नाउन, जब एक संज्ञा के रूप में आप क्वेक शब्द का प्रयोग करते हैं तब बच्चों इसका मीनिंग शार्लेटन होता है। CHARLATAN, जानते हैं क्या होता है शार्लेटन? आप में से किसी स्टूडेंट ने अगर सुना है तो, नहीं सुना कुछ, मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बात सिद्ध करता हूं। मैंने आपको कहा कि आप उससे इलाज ले रहे हो। ही इज नॉट एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, he is not an experienced doctor, he is simply a quack. He is not an experienced doctor, he is not a qualified doctor, he is simply a quack. समझ गए क्या? इसका मतलब ये हुआ कि वह कोई डिग्री शुदा डॉक्टर नहीं है, डिग्री विग्री नहीं है उसके बाद, वह तो महज एक नीम हकीम है, वह तो महज एक नीम हकीम है। इसका मीनिंग होता है बच्चों नीम और हकीम। अब आपके दिमाग में बच्चों ये प्रश्न पैदा होगा कि नीम यानी क्या होता है? नीम यानी नीम का पेड़ नहीं होता। नीम का मतलब वो नहीं है जो नीम के जूरे से इलाज करते हैं। नीम एक उर्दू का शब्द है और बच्चों इसका मीनिंग होता है अर्ध, ये एक उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब प्रेफिक्स होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि नीम रोशनी में, नीम रोशनी में किताब का नाम है। नीम रोशनी में का मतलब होता है आधी रोशनी में। नीम हकीम का मतलब अध कचरा डॉक्टर होता है, इसलिए एक मुहावरा है क्या? नीम हकीम खतरा जान, नीम हकीम खतरा जान, नीम हकीम खतरा जान। आगे देखो बच्चों, कहां तक की बात हो गई है, बात समाप्त कर रहा हूं मैं। क्वेक क्वेक समझ गए? क्वेक 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 शेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, कुमारी बातों में बोली क्या कि कां कां कां, ये एक टॉपिक दिया गया है, एक टाइटल दिया गया है और लड़की को पाबंद किया गया कि अगली बार जब तुम आओ तो इस टॉपिक के ऊपर निबंध लिख करके लाना। क्यों? एक सजा है तुम्हें। किस बात की? फॉर टॉकिंग एक्सेसिवली इन द क्लास, कक्षा के अंदर बेहद अत्यधिक बोलने के दंड स्वरूप इस टॉपिक के ऊपर तुम एक निबंध लिख के लाना। तो इस तरीके से बच्चों आज की बात यही समाप्त, बाकी बात आपसे अगली क्लास में होगी। नमस्कार।